नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आप ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते हैं? अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आपकी सैलरी में एक जरूरी कंपोनेंट होता है ईपीएफ। अब ईपीएफ कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं? ईपीएफ के बारे में हर जरूरी जानकारी आपको इस खास शो पर मिलेगी, साथ ही एक्सपर्ट टिप्स भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे काम आता है ईपीएफ इस खास रिपोर्ट में। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसे चलेगी? नौकरी पूरी कर लेने के बाद आगे की जरूरतें कहां से पूरी होंगी? भविष्य को लेकर ऐसी चिंताएं सैलरीड क्लास लोगों के जहन में बनी रहती हैं। लोगों के इन सवालों का जवाब है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, जो आपके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी देता है। ईपीएफओ एक तरह से रिटायरमेंट प्लान है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मैनेज करता है। नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के पीएफ का प्रबंधन ईपीएफओ करता है। ईपीएफ पूरी तरह रिस्क फ्री है और इसका इंटरेस्ट भी आमतौर पर दूसरे किसी निवेश से ज्यादा होता है। आपके वेतन से प्रोविडेंट फंड के रूप में कटने वाली रकम दो खातों में जमा होती है। इसमें पहला प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और दूसरा पेंशन फंड यानी ईपीएस है। ईपीएस खाते में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए की रकम ही जमा की जा सकती है। पेंशन लेने के लिए सबसे पहली शर्त तो है कि आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए। इसके लिए आपका कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करना अनिवार्य है। कर्मचारी की मौत होने के बाद पेंशन परिवारजनों को दी जाएगी। पेंशन के लिए आपका 58 साल का होना जरूरी है। हालांकि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। ईपीएफओ अपना 85% फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। डेट इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक या कागजी दोनों ही तरह के हो सकते हैं। बॉन्ड, डिबेंचर्स, लीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट डेट के उदाहरण हैं। वहीं 15% फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में निवेश किया जाता है। ईपीएफओ को सरकारी सिक्योरिटीज और इससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की भी इजाजत है। ईपीएफओ को म्यूचुअल फंड्स और सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी निवेश की इजाजत है। आमतौर पर पीएफ में कर्मचारी का योगदान हर महीने बेसिक प्लस डीए का 12% है, लेकिन अगर कर्मचारी चाहे तो इस योगदान को बढ़ा भी सकता है। इसके लिए वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का विकल्प है, जो कि 12% से ऊपर के योगदान को कहा जाता है। वीपीएफ के तहत कर्मचारी चाहे तो पीएफ में अपनी बेसिक सैलरी का 100% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का, जितेंद्र सोलंकी, जो कि एक जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है धन दौलत पर आपका। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ईपीएफ की विशेषताओं के बारे में बताएं और साथ ही साथ इनके बेनिफिट्स के बारे में भी बताएं। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट टूल के तौर पे देखा जा सकता है। 2-3 बेनिफिट्स जो फायदा करते हैं किसी भी ईपीएफ सब्सक्राइबर को। पहली बात, एक फोर्स कंट्रीब्यूशन होता है, तो जिससे जो है आपकी एक रेगुलर सेविंग होती रहती है। दूसरा, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है, जो हमेशा एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है आपके कंट्रीब्यूशन के अलावा। तीसरा, इसमें जो भी रिटर्न मिलता है वो अब एक लिमिट के अंदर टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। और चौथा,
जो भी रिटर्न मिलता है वो कंपाउंडिंग है, और जहां भी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आता है तो वहां आप थोड़े कंट्रीब्यूशन के साथ हमेशा ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये 3-4 फायदे हैं जो ईपीएफ को एक बड़ा अच्छा जो है सेविंग टूल बनाता है। ठीक है। अक्सर जितेंद्र जी, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ईपीएफ का बैलेंस वो कैसे चेक करें, अगर वो अपना यूएएन पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे कैसे रीसेट करें। तो इन सब के बारे में बताइए कि ये आसान है और कैसे किया जा सकता है। देखिए, आजकल अगर ईपीएफ पोर्टल पे आप जाके देखेंगे तो बहुत सी चीजें आसान कर दी गई है। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड होते हैं भूल जाते हैं, उस पे एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ईपीएफ पोर्टल पे जाएंगे तो आपको जो है वो सब सुविधा मिलती है, जहाँ पे आप जो है अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, वो लॉगिन करके देख सकते हैं। दूसरा, आपको एसएमएस फैसिलिटी मिली है, एसएमएस के जरिए आप ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। मिस कॉल का ऑप्शन है। तो इस तरह से 4-5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें जो है आप अपना ईपीएफ का बैलेंस कभी भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू आप हमेशा जो है अपना ईपीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं। बट ईपीएफ पोर्टल पे आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है जिससे आप अपने बैलेंस को आसानी से चेक कर सकते हैं, और अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो उसको रिकवर करने के उसमें ऑप्शन दिए गए। ठीक है। अगर आप ईपीएफ अकाउंट को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे विकल्प हैं जिसकी वजह से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये घबराइए मत कि आप नहीं चेक कर पा रहे तो आपका बैलेंस कहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। साफ तौर पर एक और चीज जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है लोगों में, और वो है टैक्स का जो एस्पेक्ट है उसको लेते हुए। तो जो ईपीएफ में निवेश किया जाता है, ऑलमोस्ट हर सैलरी से ये जो पैसा कटता है, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, तो ये जो निवेश होता है क्या ये टैक्स फ्री होता है, या फिर जब इसमें से ये विड्रॉल किया जाएगा तो क्या वो टैक्स फ्री होगा या नहीं, ये बताइए। देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने किया है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, उसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उस पर आपको टैक्स नहीं पड़ रहा है, और दूसरा आपने जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है। और पहले विड्रॉल जो होता था वो कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड होता था, बट लास्ट ईयर बजट में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर अब आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है साल में ईपीएफ के अंदर, तो फिर उससे ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा उसका इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो जो है टैक्सेबल होगा। यानी कि अब 2 तरह के अकाउंट आपके बन जाते हैं कि एक 2.5 लाख से नीचे का कंट्रीब्यूशन का अकाउंट, एक 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन का अकाउंट, और जो भी 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है उसमें जो है मैच्योरिटी या जैसे भी आप विड्रॉ करते हैं वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर आएगा। तो अब ये टैक्सेबिलिटी और नॉन टैक्सेबिलिटी जो है उसकी एक लिमिट तय कर दी गई है, और वो है 2.5 लाख के कंट्रीब्यूशन के नीचे आपका ईपीएफ विड्रॉल नॉन टैक्सेबल है, लेकिन 2.5 लाख के कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपका ईपीएफ विड्रॉल टैक्सेबल है। जितेंद्र जी, ईपीएफ से पैसा कब विड्रॉ करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। जी, देखिए, आमतौर पर तो आपको पहले रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया गया है, बट मेरी राय ये है कि ईपीएफ को हमेशा एक रिटायरमेंट टूल के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि जो एक रिटायरमेंट प्लानिंग है वो एक आपकी लाइफ का बड़ा हिस्सा होता है, और आमतौर पर हमने देखा है कि यही एक वो हिस्सा है जहाँ पे लोग प्लानिंग कम करते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जहां तक हो सकता है इसको विड्रॉ आप अपने रिटायरमेंट के दौरान ही कीजिए, रिटायरमेंट से पहले विड्रॉ आप ना करें। अगर आपको बहुत खास जरूरत पड़ती है तब आप सोच सकते हैं, बट मेरी राय में इसको रिटायरमेंट तक आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन चलाना चाहिए और एक अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये बात तो समझ में आ गई कि रिटायरमेंट के दौरान ही आपको इसे विड्रॉ करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर किसी को ईपीएफ पहले विड्रॉ करना हो तो वो कैसे किया जाए? देखिए, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जहां पर आपको अगर ईपीएफ से कुछ पैसा विड्रॉ करना है, जैसे घर खरीदना है, घर का कंस्ट्रक्शन करना है, बच्चों की शादी है, एजुकेशन है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसी सिचुएशन में ईपीएफ विड्रॉ करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। और इसके लिए आप एप्लीकेशन आपको पोर्टल के थ्रू आप डाल सकते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपना ईपीएफ विड्रॉल का ऑप्शन डाल सकते हैं। उसमें आपको वजह बतानी होगी कि आप इसके लिए विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हर वजह के लिए एक निर्धारित जो है लिमिट तय कर दी गई है कि कितना ईपीएफ विड्रॉ किया जा सकता है। तो आपको वो वजह बतानी होगी, और जब आप वो एप्लीकेशन करते हैं तो आपको उस लिमिट के अंदर वो स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इसको प्री मैच्योरिटी अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं अपना ईपीएफ का अमाउंट, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी उसके लिए आपको एक लिमिटेड तौर पर ही आपको ईपीएफ विड्रॉवल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि सारा पैसा जितना है वो आपको विड्रॉ करने के लिए ऑप्शन दिया जाए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर ये जानना हो कि ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं हम लोग लगातार रिटायरमेंट तक, तो 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए कितना ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत होगी? देखिए, ईपीएफ में 2-3 चीजें अजम्पशन पे होती है। एक तो ये कि आपके साथ साथ आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है। दूसरा, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ता है जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। तीसरा, जो रिटर्न होता है वो कंपाउंडिंग होता है। अब एक कैलकुलेशन के लिए मैं अगर ये मान लूं कि कोई 30 साल का युवक है, वो स्टार्ट करता है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और 58 तक उसे करना है, और मान लीजिए उसकी सैलरी जो है 7% से हर साल इंक्रीज करती है, तो वो 2000 पर मंथ के कंट्रीब्यूशन से अगर स्टार्ट करेगा और 8% का रिटर्न अगर उसको मिलता है या 8% का इंटरेस्ट अगर उसको मिलता रहे, तो 1 करोड़ रुपया वो जो है जमा कर सकता है। यानी कि इतने कम कंट्रीब्यूशन के स्टार्ट के साथ आप जो है रिटायरमेंट तक 1 करोड़ का कॉर्पस जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, जितेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चर्चा आगे भी जारी रहेगी। ईपीएफ से जुड़ी एक और अहम बात अभी आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता दूं, और वो है ईपीएफ नॉमिनेशन। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपने अभी तक अपने पीएफ खाते से अपना नॉमिनेशन नहीं करवाया है, तो जल्द ही करवा लें, क्योंकि इसके बिना पीएफ खाते से आप पैसे नहीं विड्रॉ कर पाएंगे। ईपीएफओ ने सभी पीएफ खातों में ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि ऑनलाइन यानी कि ई नॉमिनेशन का तरीका क्या है। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट epifindia.gov.in पर आप लॉगिन करें, सर्विस टैब पर जाएं, साथ ही ड्रॉप डाउन के मेन्यू से आप फॉर एम्प्लॉइज टैब पर क्लिक करें और अब यूएएन के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। मैनेज टैब जो आएगा, इसमें आप ई नॉमिनेशन को चुनें। अब अपना परमानेंट और करंट एड्रेस भरें, साथ ही फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए यस सिलेक्ट करें, फिर नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपना आधार नंबर दर्ज करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ईपीएफ ई नॉमिनेशन करें। अब वापस चलते हैं जितेंद्र जी के पास, क्योंकि बहुत सारे और भी सवाल है। जितेंद्र जी, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जब नौकरी छूट जाए या फिर महिलाएं कई बारी करियर ब्रेक ले लेती हैं बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो ऐसे में जो 10 साल का जो सवाल होता है कि ईपीएफ अकाउंट में आपके 10 साल हो जाने चाहिए, नौकरी में 10 साल हो जाने चाहिए ईपीएफ के अमाउंट जमा होने पर, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा और क्या उसका पेंशन का लाभ उनको मिलेगा या नहीं, जिनके करियर ब्रेक्स आ चुके हैं या नौकरी बीच में चले जाए? देखिए, जो 10 साल का जो सर्विस क्राइटेरिया है ये ईपीएस के लिए है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, उसका एक हिस्सा ईपीएस में जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, जिसमें आपको 58 साल की एज के बाद आपको एक पेंशन कितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलती है। अब इसमें एक रूल है कि अगर आपकी 10 साल से कम सर्विस है तो आप जो है ईपीएस को विड्रॉ कर सकते हैं, आपके जो ईपीएस में जो कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 10 साल से ज्यादा की सर्विस होती है तब आप ईपीएस पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर किसी की 10 साल की सर्विस नहीं हुई है और जॉब छूट जाती है तो उसको ये बेनिफिट दिया गया है कि वो ईपीएस कॉर्पस को जो है विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब ये बताइए कि क्या ईपीएफ में आगे जाते हुए जो पेंशन मिलती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उस पे भी कोई टैक्स लगेगा या नहीं? देखिए, कोई भी पेंशन स्कीम है वो आपकी एज एन इनकम काउंट होती है, तो जो आपको पेंशन मिलेगी वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी उस वक्त जो आपकी इनकम होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेबल होगी। अब पेंशन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेंशन है और पेंशन आमतौर पर आपको रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए यूटिलाइज करनी चाहिए। तो और इसमें भी आप देखेंगे तो 58 साल के बाद आपको ईपीएस पेंशन मिलनी शुरू होती है। तो इसका इस्तेमाल हालांकि आप रिटायरमेंट एक्सपेंसेस के लिए ही करेंगे, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी ईपीएस में कितने आपको पेंशन मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप और जितना कॉर्पस इकट्ठा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बनेगी। ठीक है, तो ये भी बताइए कि क्या ईपीएफ में ज्यादा योगदान भी किया जा सकता है? एक तो होता है सेट अमाउंट, जिसमें आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बेसिस पर जो सेट अमाउंट होता है हर महीने उतना करता है, लेकिन अगर किसी को वॉलंटरीली ज्यादा पैसा भी निवेश करना हो, जिससे ज्यादा रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा हो, उसके लिए क्या विकल्प है?
देखिए, एक ईपीएफ के अंदर सुविधा दी गई है कि आप एक वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट कर सकते हैं। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड होता है कि ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है, जो निर्धारित है, उसके ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो वीपीएफ के जरिए कर सकते हैं, यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। पहले क्या होता था कि वीपीएफ जो आप जितना भी करें वो नॉन टैक्सेबल होता था, क्योंकि लेकिन अब क्योंकि जो है टैक्सेबिलिटी लिमिट आ गई है, तो आपको ये देखना होता है कि अगर 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन से ज्यादा चला गया और ये 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन आपका ईपीएफ प्लस वीपीएफ दोनों को मिला के जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर वो 2.5 लाख के कंट्रीब्यूशन के ऊपर चला गया तो इससे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के थ्रू आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई जिसको ज्यादा पैसे निवेश करने हैं और अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ाना है उनकी बात। लेकिन कई लोग ऐसा भी चाहते हैं कि मेरा ईपीएफ में पैसा ना कटे, मेरे पास ऑलरेडी कुछ रिटायरमेंट फंड्स हैं, मैं ऑलरेडी कुछ और प्लान कर रहा हूं, तो क्या ऐसे कर्मचारियों के पास ईपीएफ में पैसा न कटवाने के भी ऑप्शंस होते हैं? ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में दिया गया है कि अगर आपका ईपीएफ अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि मेरा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ना जाए तो आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। दूसरा, जिनकी इनकम 15,000 से ऊपर है उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो ईपीएफ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन 15,000 के नीचे अगर सैलरी है आपकी तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन 15,000 से सैलरी अगर आपकी ऊपर है तो उसमें आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही जरूरी बात है, इसे भी आप नोट कर लें। साथ ही जितेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जनता के भी ढेर सारे सवाल अभी आपसे पूछने बाकी हैं। फिलहाल चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास, जो कि बता रहे हैं कि नौकरी चेंज करने पर ईपीएफ से जुड़े एक ऐसे फीचर के बारे में जिससे आप आगे भी आसानी से ईपीएफ से पैसा निकाल पाएंगे। अगर आपने हाल फिलहाल में नौकरी चेंज की है या फिर करने जा रहे हैं तो ईपीएफ खाते से आपको एक बड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। तो इस जानकारी का नाम क्या है? इस जानकारी का नाम है डेट ऑफ एग्जिट। अगर नौकरी छोड़ने के बाद आप इस फीचर को अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आप अपने पीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या है ये फीचर, इसको अपडेट कैसे किया जाता है, और इसके साथ ही मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत काम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आपको सिंपली लिखना है ईपीएफओ। आपके सामने ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए सर्विस का विकल्प है, यानी सेवाओं का 2 आपके सामने ऑप्शन आएंगे, फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर एम्प्लॉय। तो आपको एज ए कर्मचारी के तौर पे आप कर रहे हैं तो फिर फॉर एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एम्प्लॉय पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नीचे सर्विसेज के कई सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, विकल्प खुल जाएंगे। तो हमें कहाँ जाना है, 1 एम्प्लॉय 1 ईपीएफ अकाउंट पर। तो आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन, ये पेज पूरा खुल जाएगा जिसमें यूएन नंबर है, पासवर्ड है, कैप्चा, ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप इस लंबे प्रोसीजर से नहीं गुजरना चाहते हैं तो मेरे पास एक और विकल्प है, बहुत शॉर्टकट है। आपको क्या करना है, सिंपली मेंबर होम लिखना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल यही पेज खुल जाएगा। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे यूएन नंबर डाला जो 12 डिजिट का था मेरा, मैंने वो डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चर डाला और उसके बाद मेरे सामने ये पेज खुल गया है। अब यहीं से शुरुआत होगी डेट ऑफ एग्जिट की। आपको करना कैसा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मैनेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज का ऑप्शन में आपको सबसे नीचे जाना है, मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए मार्क एग्जिट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए सेलेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज करना है। तो मैंने अपनी जो प्रीवियस कंपनी, ध्यान रखिएगा प्रीवियस कंपनी को आपको चूज करना है। प्रीवियस कंपनी को मैंने यहाँ पे चूज किया। मेरे सामने यहाँ पे कई सारे विकल्प खुल गए हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डेट ऑफ एग्जिट की। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है या नहीं है। आप यहाँ पर क्या करना है, आपको आप डेट ऑफ एग्जिट डालें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में आप जान लीजिए। अब यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने एग्जिट क्यों किया। यहाँ पे कई सारे विकल्प है आपके सामने, रिटायरमेंट है, परमानेंट डिसेबलमेंट है और शॉर्ट सर्विस है। तो आप शॉर्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट आप डालेंगे। उसके बाद आप जो भी यहाँ पर है, आई हैव रेड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, उन सबको रीड करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट ओटीपी डालिए। रिक्वेस्ट ओटीपी डालने के बाद जो आपके पास ओटीपी नंबर आएगा उसको आप यहाँ पे डालिए और फिर अपडेट कीजिए। तो आपका डेट ऑफ एग्जिट जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में जो मैंने कहा था कि 2 जानकारियां, तो वो 2 जानकारियां जो हैं वो ये हैं कि पहला कि अगर आपको ये अपडेट करना होगा, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है तो 2 महीने के बाद आप डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज कि आपका पीएफ से खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो आप एक आंशिक अमाउंट जो है, राशि है, वो नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो फिर आपको एक डेट ऑफ एग्जिट जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पूरा फुल एंड फाइनल अमाउंट पीएफ खाते से निकाल पाएंगे। जी साक्षी।
शुक्रिया हर्ष। और अब वक्त है जनता के सवालों का। जितेंद्र जी के पास लौटते हैं। जितेंद्र जी, आज पहला सवाल जो जनता से हमारे पास आया है वो रवि का सवाल है। ये दिल्ली से पूछ रहे हैं कि पीएफ ट्रांसफर करने की स्थिति में पेंशन का क्या होगा। देखिए, जब भी ईपीएफ ट्रांसफर होता है, एक जॉब से आप दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं, तो आपका पीएफ के साथ साथ आपका ईपीएफ जो है वो भी जो है स्विच हो जाता है नए एम्प्लॉयर पर। अब क्योंकि पहले तो पीएफ खाते ही अलग अलग होते थे, अब क्योंकि एक सिंगल यूएएन नंबर है, तो सिंगल यूएएन नंबर के आधार पर सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन जॉब स्विच होने की सूरत में आपका पूरा पीएफ जो फंड है ईपीएफ के साथ, वो नए एम्प्लॉयर पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो ऋषिकेश से है। ये अरुण पूछ रहे हैं कि क्या ईपीएफ का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। देखिए, ईपीएफ का पूरा पैसा निकालने की जो स्थिति है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही दी गई है। आप अगर जॉब आपकी चली जाती है और उसको जॉबलेस आप 2 महीने तक रहते हैं, उसके बाद जो है आप अपने ईपीएफ को बैलेंस को निकाल सकते हैं, या आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन 3 साल तक नहीं करते हैं, उसके बाद आप ईपीएफ का पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिसमें ईपीएफ को आप निकालने की सुविधा दी गई है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन चल रहा है, तो आपको पूरा ईपीएफ निकालने की सुविधा नहीं दी गई। अगला सवाल हमारे पास लुधियाना से आया है। ये विनय पूछ रहे हैं आपसे कि ईपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो फिलहाल उनको अकाउंट में विजिबल नहीं हो रहा, तो वो क्या करें। देखिए, अगर आपको ईपीएफ खाते में अगर आपका इंटरेस्ट विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप ईपीएफओ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और दूसरा, अपने एम्प्लॉयर के साथ भी आप बात कर सकते हैं, रीस्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें अगर नहीं दिख रहा है तो आपको इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। इंटरेस्ट भी एक क्रेडिट जो होता है वो स्पेसिफिक डेट पर होता है, स्पेसिफिक टाइमलाइन पर क्रेडिट होता है। तो आप ये देखिए कि आप किस समय वो बैलेंस आप चेक कर रहे हैं, और हमेशा आप ईपीएफओ पे ऑनलाइन क्वेरी की सुविधा आजकल हो गई है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप ईपीएफओ पोर्टल पे जाके अपनी क्वेरी को डालिए और आपको ईपीएफओ से अपना रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिला हो। एक आखिरी सवाल भी ले लेते हैं जितेंद्र जी। हमारे पास सवाल इलाहाबाद से आया है और वैभव पूछ रहे हैं कि उन्होंने कई नौकरियां बदली हैं और ईपीएफ नंबर भी उनको याद नहीं है, तो क्या उनको ऐसी स्थिति में ईपीएफ का अमाउंट मिलेगा। देखिए, ईपीएफ का अमाउंट आपको ही मिलता है, आप उसके क्योंकि आपके नाम पर है वो। अब आपको अगर याद नहीं है तो उसकी भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको लिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ईपीएफओ अकाउंट में भी आधार लिंक होने जा रहा है, आपका पैन नंबर लिंक होने जा रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि आपके जितने पुराने पीएफ अकाउंट है, जब आप यूएएन रजिस्टर करेंगे और आपके पुराने पीएफ अकाउंट है तो वो भी लिंक हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई भी ईपीएफ अकाउंट आपका है पुराना किसी एम्प्लॉयर के साथ, वो आप ही विड्रॉ कर सकते हैं, आप ही को दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ बने रहने के लिए, धन दौलत के इस खास शो पर, और खास तौर पर इन सभी तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। धन दौलत के इस खास शो को यही समेटते हैं, इजाजत लेती हूं, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक और नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई भी पर्सनल फाइनेंस को लेकर सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं dhan.daulat@gntv.com पर। अगले हफ्ते दिवाली स्पेशल में मिलते हैं।